मित्रों, नमस्कार। आज के इस व्याख्यान में पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं प्रोफेसर अनुपम शर्मा, अध्यक्ष राजनीति विज्ञान एवं मानवाधिकार विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय केंद्रीय विश्वविद्यालय से संबद्ध हूँ। मित्रों, आज की हमारी चर्चा का विषय है प्रशासकीय नेतृत्व। नेतृत्व की भूमिका प्रशासन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में, उद्देश्यों को प्राप्त करने में, प्रशासन को एक निश्चित दिशा में लेकर जाने में और जो भी अपेक्षित लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो संगठन की सफलता और असफलता बहुत कुछ सीमा तक नेतृत्व की क्षमता पर ही निर्भर करती है। ग्लोवर कहते हैं कि जो अधिकतर प्रशासनिक संगठन हैं, अन्य किसी कारण की अपेक्षा दुर्बल नेतृत्व के कारण ही असफल हुए हैं। अर्थात जो प्रशासकीय संगठन होते हैं उन संगठनों में जो नेतृत्व की भूमिका होती है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है कि अगर उस संगठन की जो दुर्बलता है वो दिखलाई देती है या उसके कारण अगर उस असफल होता है तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका उसकी नेतृत्व की ही होती है। तो इस दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो प्रशासन में नेतृत्व के द्वारा जिस भूमिका का निर्वाह किया जाता है उसके लक्ष्यों को प्राप्त करने में, संगठन को एक नई दिशा प्रदान करने में, जो उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी होते हैं उनको साथ लेकर चलने में, उनमें समन्वय बिठाने में, उनमें तालमेल बिठाने में नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। नेतृत्व को राजनीति में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रयोग किया जाता रहा है, लेकिन जब प्रशासन में नेतृत्व की हम बात करते हैं या उसके अर्थ को, उसकी परिभाषाओं को, विद्वानों के मत को परिभाषित करते हैं तो विभिन्न जो विचारक हैं, विद्वान हैं, प्रैक्टिशनर्स हैं, उनके द्वारा नेतृत्व को भिन्न भिन्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। जॉर्ज आर टेरी ने कहा है कि जो उद्देश्यों के लिए स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है उसको नेतृत्व कहा जाता है। अर्थात वह नेतृत्व वह है जो कि उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रभावित करता है। द एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंगली फॉर म्यूचुअल ऑब्जेक्टिव्स। इस प्रकार से जो आर्ट बेटीड हैं उनके द्वारा जो नेतृत्व को परिभाषित किया गया है, उन्होंने कहा है कि नेतृत्व उन गुणों को संयोग का नाम है जिनको रखने पर कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से काम लेने के योग्य होता है, विशेषकर उसके प्रभाव द्वारा अन्य लोग स्वेच्छा से कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो नेतृत्व की क्षमता है उसका जो उद्देश्य है उसके आधार पर वो इस प्रकार से प्रभावित करता है कि जो उसके साथी होते हैं वो स्वयं उससे प्रभावित हो जाते हैं और उसके साथ चलने के लिए या जो लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए उसको सहयोग प्रदान करते हैं। इसी संदर्भ में चेस्टर बर्नार्ड के द्वारा कहा गया है कि नेतृत्व व्यक्तियों के व्यवहार की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा वे संगठित प्रयास में संलग्न लोगों का मार्गदर्शन करता है। कि अर्थात यह नेतृत्व जो है ये व्यक्तियों के व्यवहार की गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है जिसके माध्यम से जो व्यक्ति उसमें संलग्न होते हैं, जो उसके अनुयायी उसमें संलग्न होते हैं, उनका वह मार्गदर्शन करता है। इसी प्रकार मोरे ने नेतृत्व को एक ऐसी योग्यता माना है जो व्यक्तियों को नेता द्वारा अपेक्षित विधि के अनुसार कार्य करने हेतु प्रेरित करती है। अर्थात जो एक निश्चित विधि होती है उसके अनुसार नेतृत्व जो उसके अनुयायी होते हैं या जो उसके साथ जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनको वह इस सीमा तक प्रभावित करता है कि वह उनको प्रेरित भी करता है। तो इस प्रकार से जो विभिन्न विद्वान हैं उनके द्वारा नेतृत्व को भिन्न भिन्न
संदर्भों में परिभाषित किया गया है। और अगर इन परिभाषाओं के आधार पर यह हम कुछ निष्कर्ष निकालें तो इसमें हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक ऐसी क्षमता है जिसके आधार पर वह जो उसके अनुयायी होते हैं उनको साथ लेकर चलता है। उसकी वो योग्यता है जहां पर व्यक्ति उससे जुड़ जाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। इसी के साथ साथ जो नेतृत्व होता है वह अपने अनुयायियों के जहां आचरण को प्रभावित करता है उसी के साथ साथ वह उनके व्यवहार को भी प्रभावित करता है कि जो व्यक्ति उसमें जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक संगठन में है, उनको भी वह प्रभावित करता है, अर्थात उनके आचरण और व्यवहार को प्रभावित करता है। और नेतृत्व इसी के साथ साथ जो नेता के और जो उसके साथी हैं उनके मध्य जो पारस्परिक संबंध होता है वो महत्वपूर्ण होता है कि ये जो इंटरपर्सनल रिलेशंस हैं ये भी नेतृत्व की क्षमता और योग्यता पर ही निर्भर करते हैं। इस प्रकार से जो नेतृत्व है वो सामूहिक रूप से लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। इसमें किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं, संगठन के किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं या केवल नेता के द्वारा नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से सभी मिलकर संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यह एक सामूहिक प्रयास है जिसमें व्यक्तियों को उनके नेता के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है, मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है, समन्वय बनाया जाता है और उसके माध्यम से जो संगठन के लक्ष्य होते हैं उसके प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार से यदि हम प्रशासन में संगठन के जो नेतृत्व है उसके भिन्न भिन्न शैलियां हैं या प्रशासन में भिन्न भिन्न तरीकों से जो नेता होता है वह कार्य करता है, प्रशासन के नेतृत्व प्रदान करता है, उसका जो स्वरूप है, उसकी जो शैली है, उसका जो कार्य करने का तरीका है वह भिन्न भिन्न हमें दिखलाई देता है। अगर हम बात करें कि एक इस प्रकार का नेतृत्व है जिसका जो कार्य करने का तरीका है, जो कार्य प्रणाली है वो निरंकुश नेतृत्व प्रदान करता है कि जिसमें जो उसके द्वारा कहा जाता है वही सही होता है और सभी के द्वारा जो उसके सबऑर्डिनेट्स होते हैं उसको स्वीकार करना ही होता है, अर्थात जो उनमें उनकी भूमिका होती है वह बिल्कुल नगण्य होती है। वह अपने कार्यों को भय के माध्यम से, दंड के माध्यम से वह उस संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से जो नेतृत्व की यह शैली है इसमें जो निरंकुशता दिखलाई देती है कि जहां पर जो नेता है वह निरंकुश रूप से कार्य प्रणाली या कार्यों को करते हुए लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। इसी के साथ साथ दूसरा प्रकार इसी में है कि जहां पर निर्बाध नेतृत्व होता है, यह वह प्रकार है, वह शैली है जहां पर कि नेता जो उसके साथ जुड़े हुए हैं, संगठन में कार्य करने वाले हैं, उनको वो लिबर्टी देता है, निर्णय लेने की छूट होती है। यह निर्णय लेने की छूट जो है इस प्रकार से जो कार्य करने वाले हैं, संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो उसमें स्वतंत्र होते हैं और जो नेता के द्वारा उन्हें नेतृत्व प्रदान किया जाता है इसमें इस प्रकार की शैली में यदि जो नेता है उसको कार्य संबंधी जानकारी है, संगठन में जो भूमिका है उससे वह भली भांति परिचित है, उसकी जानकारी रखता है, तो इस प्रकार के नेतृत्व में कार्य करना सरल हो जाता है क्योंकि जो भी अधीनस्थों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं उसमें प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जो नेता होता है उसका ऑब्जर्वेशन रहता है, उसका नियंत्रण बना रहता है। परंतु ऐसी स्थिति में जहां पर की जो नेता की योग्यता है, क्षमता है, वो उन परिस्थितियों में इस प्रकार का नेतृत्व प्रदान करता है तो वहां पर संगठन में उसका नियंत्रण ढीला हो जाता है और जो निर्णय लिए जाते हैं, जिस अपेक्षित लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, तो वो उससे दूर हो जाते हैं। इसी के साथ जो एक प्रकार होता है जिसे हम कूटनीतिक प्रकार कहते हैं कि जो कूटनीतिक माध्यम से जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है, इसमें जो नेता है वह इस प्रकार से नेतृत्व प्रदान करता है
कि वह हर माध्यम से अपने विरोधियों को या अपने अधीनस्थों को जो उसके साथ में होते हैं उनको ये अवसर तलाशता है कि किस प्रकार से उन्हें परास्त करते हुए वह नेतृत्व प्रदान करे। अर्थात कूटनीति के माध्यम से वह उसकी जो नेतृत्व शैली है वो उसका अर्थ ग्रहण करते हुए कूटनीति के माध्यम से आगे बढ़ता है, अवसरवादिता को अपनाता है, अपने लिए अवसर तलाश करता है और उसके माध्यम से वह नेतृत्व प्रदान करता है। एक है इसी में जो विशेषज्ञता पर आधारित होता है। इसमें जो प्रशासक होते हैं उनके द्वारा जो नेतृत्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ होते हैं, योग्य होते हैं, वो सक्षम होते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं, तो इस क्षेत्र में प्रशिक्षित, दक्ष, कुशल, सक्षम होने के परिणाम स्वरूप जो लीडरशिप प्रदान की जाती है उसको इस श्रेणी में रखा जाता है। जो एक महत्वपूर्ण नेतृत्व की शैली है या उसका प्रकार है वह होता है सहभागितापूर्ण नेतृत्व या जनतांत्रिक या लोकतांत्रिक नेतृत्व जिसे हम कहते हैं। इस प्रकार की शैली में जो संगठन है उस संगठन में नेता के द्वारा अपने अधीनस्थों को निर्णय लेने में, निर्णयों के क्रियान्वयन में सहभागिता के अवसर प्रदान किए जाते हैं। अर्थात यह जो प्रकार है यह लोकतांत्रिक होता है और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो गतिविधि अपनाई जाती है उसमें सहभागिता प्रदान की जाती है और यही सहभागिता जो है वह जो अधीनस्थ होते हैं, संगी साथी होते हैं, उनको उनकी रुचि के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार वह उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करता है और निर्णय निर्माण प्रक्रिया को और क्रियान्वयन को और अधिक सफल बनाने का, सकारात्मक बनाने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है। जो नेता होता है, जो प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान करता है, वह कुछ तकनीकों का प्रयोग करता है, कुछ उसकी कार्य प्रणाली होती है जिसके माध्यम से वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। क्योंकि जो प्रशासन में प्रशासकीय संगठन होते हैं उसमें नेता के ऊपर यह उत्तरदायित्व होता है कि जिन उद्देश्यों को लेकर, जिन लक्ष्यों को लेकर संगठन चल रहा है या उसमें कार्यक्रम किए जा रहे हैं उनको किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। तो इसमें जो नेतृत्व की भूमिका है वह महत्वपूर्ण हो जाती है कि वह कौन कौन सी ऐसी तकनीकों का प्रयोग करे या उन माध्यमों का प्रयोग करे जिससे कि सभी एक साथ मिलकर सामूहिक रूप से उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसमें जैसा है कि वह उन अधीनस्थों से सहयोग प्राप्ति करे, जहां पर कि उसके द्वारा इस प्रकार का नेतृत्व प्रदान किया जाए कि जो उसके साथी हैं वह स्वयं या उसके अनुयायी है वो स्वयं उसको आगे बढ़कर सहयोग प्रदान करें, जिसके माध्यम से वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रकार है कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग करे, क्योंकि प्रशासनिक संगठन में जहां पर कि एक हायरार्किकल पदसोपान की व्यवस्था होती है, तो इस पदसोपान की व्यवस्था में प्रत्येक स्तर पर जो अधिकारी होता है, नेता होता है, उसको अधिकार प्रदान किए जाते हैं, शक्तियां प्रदान की जाती हैं। तो वह अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करे। इसके साथ जो समन्वय के आदेश का पालन कराते हुए, जो कि नेतृत्व के द्वारा ही जो संगठन होता है उसमें समन्वय बनाया जाता है और समन्वय बनाए रखने पर या समन्वय की स्थिति आने पर निश्चित रूप से जो संगठन के लक्ष्य होते हैं उनको प्राप्त करना सरल हो जाता है। तो समन्वय की आदेशता को स्थापित करते हुए वह सामूहिक रूप से कार्य करे। इसी के साथ जो नेता है वह इस प्रकार का अनुशासन दे कि उस अनुशासन के माध्यम से जो भी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं वो स्वयं अनुशासित रहते हुए उन लक्ष्यों की प्राप्ति में आगे बढ़कर उनको प्राप्त करने में नेता को अपना सहयोग प्रदान करे, जिससे कि जो प्रशासनिक नेतृत्व है वह उस अनुशासन को बनाए रखते हुए उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। और समय समय पर देखा जाता है कि जो बेहतर
नेता होते हैं या जो सफल नेता होते हैं वो समय समय पर अपने जो उसके साथी होते हैं, अपने अधीनस्थ होते हैं, उनको वह मनोबल बढ़ाकर भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अर्थात नेतृत्व के द्वारा न केवल नेतृत्व प्रदान किया जाता है बल्कि उस नेता के द्वारा जो उस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों को मोटिवेट करके उनका मनोबल बढ़ाकर उस मनोबल में वृद्धि करके समय समय पर उन्हें दिशा निर्देश देकर इसके माध्यम से वह संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। नेतृत्व में जो एक महत्वपूर्ण होती है वह है कि जो नेतृत्व के सिद्धांत है, नेतृत्व के उपागम है, उसमें विभिन्न विचारकों के द्वारा इसमें अपने अपने मत दिए गए हैं कि कौन सा नेता बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सकता है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि एक बेहतर प्रशासक हो सकता है और बेहतर प्रशासक होने के साथ साथ वह संगठन को बेहतर नेतृत्व प्रदान कर सकता है। तो इसमें जो प्रथम सिद्धांत हम कहें कि जो कहा जाता है कि महान व्यक्ति दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण जो है इस बात पर बल देता है कि जो नेता है वह नेता पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। अर्थात जो नेता की क्वालिटी है, नेतृत्व का जो गुण है, ये जन्मजात होता है, व्यक्ति जन्म से लेकर आता है और जब वह जन्म से लेकर आता है तो उसके आधार पर जो उसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जाता है वो महत्वपूर्ण होता है और वो बेहतर नेता उभर कर सामने आता है। मीन्स लीडर इज ए लीडर, वह वंशानुगत गुण है, उसको सीखा नहीं जा सकता, उसको बनाया नहीं जा सकता किसी व्यक्ति को नेता, बल्कि वो जन्मजात होता है और उसी के आधार पर अपने जन्मजात गुणों के आधार पर ही वह संगठन को बेहतर नेतृत्व प्रदान करता है। जो इस मत के समर्थक हैं वह कहते हैं कि इस प्रकार का जो नेता है उसमें कौशल का गुण होता है, उसमें विशिष्टता होती है, वह इस प्रकार का व्यक्तित्व रखता है कि लोग उससे स्वयं प्रभावित हो जाते हैं, उसका फॉलो करने लगते हैं, उसके अनुयायी स्वयं बन जाते हैं। और प्रशासन में भी जब इस प्रकार का नेतृत्व होता है तो ये जो नेता होता है ये इस प्रकार का होता है कि जो उसके अधीनस्थ होते हैं वो उसकी उस कौशल से, उसकी विशिष्टताओं से प्रभावित होकर उसका अनुसरण करते हैं। इसमें जो इस दृष्टिकोण के विचारक हैं उसमें कहते हैं कि जैसे वो इस श्रेणी में जिनको वो रखते हैं कि अगर हम बात करें गांधी जी रहे हैं, माओ है, इसी के साथ जो लिंकन है, अब्राहम लिंकन है, उनका उदाहरण दिया जाता है कि ये जो नेता रहे हैं ये वो नेता थे जिनके पास के इस प्रकार के गुण जो थे वो जन्मजात थे। इसी के विपरीत जो एक और दृष्टिकोण है वो है गुण दृष्टिकोण। ये जो गुण दृष्टिकोण है, टेट अप्रोच है, ये बात करती है कि इसमें जो नेता है वह नेता को व्यक्ति को एक बेहतर नेता के रूप में उसके शिक्षण के आधार पर, प्रशिक्षण के आधार पर, अनुभव के आधार पर वह एक बेहतर नेता होता है। इस उपागम का प्रतिपादन चेस्टर आई बर्नार्ड के द्वारा, आर्ट बेटिड के द्वारा, एप्लबी के द्वारा किया गया है, जिन्होंने ये माना कि अगर प्रशासक को बेहतर शिक्षण प्रदान किया जाता है, उसे प्रशिक्षण दिया जाता है, उसके अनुभव उसे के आधार पर जो उसके जीवन भर के होते हैं उनके आधार पर वह एक बेहतर नेतृत्व प्रदान करता है और संगठन में वह एक सफल नेता के रूप में उभर कर सामने आता है। इसमें जो व्यक्ति की व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि जिनको कि वो ग्रहण करता है, उसकी बौद्धिक है, उसकी शारीरिक है, सामाजिक है, भावनात्मक है, उसके व्यक्तित्व का जो विकास होता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस दृष्टिकोण से वह महत्वपूर्ण है। इसी में जो एक और दृष्टिकोण है जिसे हम पारिस्थितिकी दृष्टिकोण कहते हैं या सिचुएशन अप्रोच के नाम से जानते हैं, इसमें जो महत्वपूर्ण विचारक हैं या जो इस सिद्धांत के मानने वाले हैं उसमें R.M. स्टुअर्ट गिल एवं उनके सहयोगी हैं, जिन्होंने के कहा कि किसी जो प्रशासक होता है वह उसकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वह परिस्थितियों में किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार
प्रकार से संगठन को नेतृत्व प्रदान करता है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में कार्य किया जाता है, जिन परिस्थितियों में निर्णय लिए जाते हैं, वह महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि जो प्रशासनिक संगठन होते हैं, प्रशासनिक संगठन में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। अब ये जो सिचुएशन बदलती रहती है, इस सिचुएशन के अनुसार ही निर्णय लेना, नेतृत्व प्रदान करना, ये महत्वपूर्ण होता है। और प्रशासन की सफलता इसी बात पर निर्भर करती है कि उन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए किस प्रकार से निर्णय लिया जा रहा है, किस प्रकार से नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है, और उनके माध्यम से नेतृत्व प्रदान करते हुए अपने जो साथी हैं उनको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, उनके मनोबल में वृद्धि की जा रही है, तो यह इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, वो इस बात पर बल देता है कि जो व्यक्ति का व्यवहार है, यह व्यवहार अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि व्यक्ति का व्यवहार जो है वो महत्वपूर्ण होता है। ये जो व्यवहार की पर बल देने की बात है, इसमें है कि जो अधिकारियों के द्वारा नियोजन किया जाता है, जो अधिकारियों के द्वारा या प्रशासकों के द्वारा जो संगठन में कार्य किए जाते हैं, उनमें जो संचार में जो कम्युनिकेशन लोगों के द्वारा किया जाता है, समन्वय बनाया जाता है, उसमें नेता का जो उसका व्यवहार है वो महत्वपूर्ण होता है। इन्हीं संदर्भों में जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो मिशिगन अध्ययनकर्ता थे, उनके द्वारा जो अध्ययन किए गए थे, उन्होंने अध्ययन के आधार पर ये दो प्रकार के नेतृत्व की बात की, या दो प्रकार की नेतृत्व की शैलियों को बताया, कि जिसमें प्रथम वो शैली है जिसमें कि कर्मचारी केंद्रित नेतृत्व प्रदान किया जाता है, जबकि जो दूसरा प्रकार है वह उत्पादन केंद्रित नेतृत्व है। अर्थात जहां पर उत्पादन केंद्रित नेतृत्व है, वहां पर उत्पादन में अधिक से अधिक वृद्धि पर बल दिया जाता है। जो प्रशासक होता है, जो नेता होता है, वह इस बात पर बल देता है कि किस प्रकार से संगठन में अधिक से अधिक उत्पादकता लाई जा सकती है, जबकि जो इससे का दूसरा प्रकार है, दूसरी शैली है, वो बात करता है कि जो कर्मचारी हैं, जो काम उसमें कर्म करने वाले हैं संगठन में, उनको ध्यान में रखकर वह नेतृत्व प्रदान करता है, कि अर्थात उनके कार्य करने की क्षमता को, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही वह नेतृत्व प्रदान करता है। इसे संबंध में जो काहन एवं काज है, उनके द्वारा जो निष्कर्ष निकाला गया है, जो उन्होंने अपना मत दिया है, उन्होंने कहा है कि जो कार्य केंद्रित नेता होते हैं, या जो उत्पादन केंद्रित नेतृत्व होता है, उस शैली में जिस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो वहां पर उत्पादन कम होता है, और जबकि जो दूसरी शैली है, जहां पर कि जो कर्मचारी हैं उनको केंद्र में रखा जाता है, उनकी आवश्यकताओं को, उनकी समस्याओं को, उनकी जो कार्य करने में उनको जो सहायता की आवश्यकता होती है, उसको जब ध्यान में रखा जाता है और तब नेतृत्व प्रदान किया जाता है, तो उस दृष्टिकोण में तो अधिक उत्पादन होता है, या यह अधिक सारगर्भित हो जाता है। इसी के साथ साथ जो नेतृत्व का एक और शैली है, या जो एक और दृष्टिकोण है, वह है आकस्मिकता, औपागम अगर हम कहें, या इसे प्रासंगिकता और सिद्धांत भी कहा जाता है। यह उपागम इस बात पर बल देता है कि जो संगठन है, संगठन में परिस्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं, और उन परिवर्तित परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए ही नेतृत्व प्रदान किया जाना चाहिए। अर्थात जो इस मत के समर्थक हैं, या तो इसके विद्वान है फिडलर ने कहा कि नेतृत्व की सफलता नेता की कार्यप्रणाली तथा परिस्थितियों की आवश्यकताओं के बीच तालमेल पर निर्भर करती है, कि नेता की जो कार्यप्रणाली है, वह जो परिस्थितियां हैं और उसके आवश्यकताओं के बीच में किस प्रकार से वह तालमेल बिठाता है, उस पर निर्भर करती है। क्योंकि जो प्रशासनिक संगठन में परिस्थिति आज है, वो कल परिवर्तित हो जाती है। जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, वैसे वैसे प्रशासनिक संगठनों में परिवर्तन आता है। प्रशासनिक संगठनों में अगर उदाहरण स्वरूप हम कहें कि जैसे जैसे
सूचना तकनीक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता जा रहा है, तो इस टेक्नोलॉजी के परिणाम स्वरूप जो संगठन के में परिवर्तन आ रहा है, कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ रहा है, वह उस संगठन के कार्य करने की प्रक्रिया को भी प्रभावित करता है। इसलिए इसमें आवश्यकता है कि जो नेतृत्व है, जो नेता है, जिसके द्वारा नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है, उसको उससे अपडेट होना चाहिए, उसमें उसको स्वयं को प्रशिक्षित होना चाहिए, पारंगत होना चाहिए, सक्षम होना चाहिए, जिससे कि वह इन बदली हुई परिस्थितियों में बेहतर प्रशासकीय नेतृत्व प्रदान कर सके। और वह बेहतर प्रशासकीय नेतृत्व तभी प्रदान किया जा सकेगा जबकि वह स्वयं उस क्षेत्र में पारंगत होगा, सक्षम होगा, दक्ष होगा। तो इस प्रकार से यह जो उपागम है, ये कहता है कि बदली हुई परिस्थितियां हैं और उन बदली हुई परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते ही नेतृत्व प्रदान किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ जो उपागम है, जो एक और विचारधारा है जो बात करती है कि जिसमें पाथ लक्ष्य सिद्धांत है, इस लक्ष्य में का जो सिद्धांत है, पाथ गोल थ्योरी जो है, यह इस बात पर बल देती है कि इसमें जो अधीनस्थ होते हैं वो किस प्रकार से अपने नेता को स्वीकार करते हैं, उनके द्वारा अपने नेता को स्वीकार किया जाता है, और नेता जो है वह अपने अधीनस्थों से कार्य करने में किस प्रकार से सक्षम होता है। इसमें नेता की प्रभावशीलता इस पर निर्भर करती है। इसकी जो विद्वान है हाउस और जो मिशेल है, उसके द्वारा इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया है या उसमें प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया गया है। और उन्होंने इस बात पर बल दिया है कि जो कर्मचारियों की आवश्यकता की संतुष्टि के अवसर प्रदान करे, इसी के साथ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करने में मार्गदर्शन प्रदान करे। जब इस प्रकार का नेता होगा या इस प्रकार से नेतृत्व प्रदान करेगा, तो उसकी जो सफलता है या जो उसके कार्य करने का तरीका है, वो इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से अपने अधीनस्थों को, अपने साथी कर्मचारियों को, उनकी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए, उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए अवसर प्रदान करते हुए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता प्रदान करते हुए जब वह कार्य करता है, तो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक संगठन होते हैं वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका में आगे आते हैं या उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में अपनी सक्रिय सहभागिता प्रदान करते हैं। इसी के साथ जो एक और दृष्टिकोण है, जो जीवन चक्र दृष्टिकोण के नाम से भी जिसे जाना जाता है, इसमें जो नेता का व्यक्तित्व होता है उसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है कि जो नेता को व्यक्तिगत रूप से जो उसके अधीनस्थ होते हैं कि वह उनके आधार पर अपने अनुयायियों की जो पहल है वह उस पर किस प्रकार से वह कार्य करता है, उस पर यह बल देता है कि जो नेता की सफलता है वो इस बात पर निर्भर करती है कि जो अनुयायियों के द्वारा जो उसके साथी हैं, जो कर्मचारी हैं, वह उनकी तत्परता पर किस प्रकार से अपनी उनको निर्भर करता है, उन्हें लेता है, कितनी सहजता के साथ उन्हें स्वीकार करता है। इसी के साथ साथ जो उसकी नेतृत्व प्रदान करता है कि किस तरीके से वह उसको संगठन को आगे लेकर जाता है, इस पर निर्भर करती है। इस जो अप्रोच है, इसके जो प्रमुख विचारक हैं, इसमें हर्से एवं जो ब्लैन कार्च है, उनके द्वारा प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया गया है। या इस जो अप्रोच के जो विचारक हैं वो ये हैं, उन्होंने इसको बल देते हुए कि जो जीवन चक्र दृष्टिकोण है उसको उन्होंने आगे बढ़ाया है और जो प्रशासकीय नेतृत्व है उसकी विशेषताओं पर, उसके जो अधीनस्थ हैं, उसके जो अनुयायी हैं, उसके जो साथी हैं, किस प्रकार से उनके मध्य संबंध पाया जाता है, इस पर बल दिया है। क्योंकि यह महत्वपूर्ण होता है कि किस प्रकार से जो नेता है और जो उसके साथी कर्मचारी हैं उनके मध्य जो संबंध है वो महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि अगर वो संबंध बेहतर है तो निश्चित रूप से जो लक्ष्य है उनको प्राप्त करने में सरलता होगी, उनको जो अपेक्षित लक्ष्य समय सीमा के अंतर्गत रखे गए हैं उनको प्राप्त किया जा सकेगा। और अगर बेहतर संबंध जो है वह नेतृत्व के ऊपर या नेतृत्व की शैली के ऊपर निर्भर करते हैं।
इस प्रकार से प्रशासन में अगर नेतृत्व की हम बात करें तो जो ये विभिन्न उपागम हैं, इन विभिन्न उपागमों के आधार पर प्रशासकीय नेतृत्व का विश्लेषण किया जाता रहा है। परंतु यदि व्यवहार में प्रशासनिक संगठन में जो नेता है उसकी शैली का विश्लेषण करें या उसके गुणों का विश्लेषण करें तो इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप हमें दिखलाई देते हैं। कहीं पर ये कॉम्बिनेशन के रूप में दिखलाई देते हैं तो कहीं पर ये जो एक विशेष अप्रोच है, विशेष दृष्टिकोण है, उसको लिए हुए दिखलाई देते हैं। कहीं पर प्रशिक्षण के माध्यम से जो कर्मचारी हैं उनकी जो क्षमता है, उनकी दक्षता है, योग्यता है, वो निखर कर सामने आती है। तो कहीं पर जब व्यक्ति संगठन में प्रवेश करता है उसी के समय जो उसकी लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो उभर कर दिखलाई देती है। विशेषकर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में जो व्यक्ति की जन्मजात क्वालिटी होती है, नेतृत्व का गुण होता है, उसी के आधार पर उनको पहचान करते हुए उनका भर्ती की जाती है। परंतु इसी के साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जो परिस्थितियां जब आती हैं तो परिस्थितियों के अनुसार भी जो प्रशासकीय नेतृत्व होता है वो और अधिक उभर कर सामने आता है। जब वर्तमान में यदि हम कोविड के दौरान की हम बात करें तो जब पूरा विश्व यहाँ पर वैश्विक महामारी से गुजर रहा है तो विभिन्न देशों में जो प्रशासकीय नेतृत्व है उनके द्वारा इन परिस्थितियों में जिस प्रकार से इनको हैंडल करने के लिए जिस प्रकार की कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है, जिस प्रकार की तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि ये जो महामारी है ये बिना किसी चेतावनी के, बिना किसी पूर्व योजना के, पूर्व सूचना के जिसने समस्त मानव जाति को प्रभावित किया है। तो ऐसे स्थिति में जिन देशों में जो प्रशासक नेतृत्व उभर कर सामने आ रहे हैं, जो नेता अब आ रहे हैं या उनके द्वारा जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर उसके द्वारा प्रशिक्षण का भूमिका है वहीं उसके जन्मजात जो नेतृत्व का गुण है उसका भी अनुभव लिया जा रहा है। उसी के साथ जो परिस्थितियां बन रही है उनका गुण भी है। इसी के साथ जो वह अपने जो साथी हैं उसके जो अनुयायी हैं उनसे वह किस प्रकार का संबंध बनाकर रख रहा है। जो जीवन चक्र अगर हम दृष्टिकोण ले लें या गोल थ्योरी हम के पाथ गोल थ्योरी की जो विशेषताएं हैं उनका हम समावेश करें तो इन संदर्भों में जो समस्त विशेषताएं हैं उनको लेकर जब नेतृत्व प्रदान किया जा रहा है तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि जो नेतृत्व की विभिन्न उपागम है उनका समावेश कहीं पर बहुत अधिक सीमा तक, कहीं पर कुछ कम सीमा तक हमें प्रशासकीय नेतृत्व में दिखलाई देता है। अगर प्रशासकीय नेतृत्व के कार्यों की बात करें कि संगठन में उनके द्वारा किस प्रकार से भूमिका का निर्वाह किया जाता है तो विभिन्न विचारकों के द्वारा इसमें अपने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए गए हैं या उन्होंने अपने अध्ययन के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं, जो जिनमें प्रमुख है डाल्टन है और ई मैकफार्लैंड है, नॉर्मैन है, वॉशबर्न है। इनके द्वारा जो अध्ययन किए गए हैं, जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उनके आधार पर यदि हम संगठन व प्रशासनिक संगठन के कार्यों की बात करें तो वे कहते हैं कि संगठन में समन्वय बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो प्रशासकीय संगठन होते हैं वो आकार की दृष्टि से विशाल होते हैं, वो बड़े होते हैं। तो ऐसे परिस्थितियों में जो महत्वपूर्ण है उसमें है जो पद सोपान का क्रम अपनाया गया है। खुद पद सोपान के क्रम के संदर्भों में सभी में एक समन्वय बनाए रखा जाए, समन्वय बनाने के साथ साथ उनमें अनुशासन भी हो, क्योंकि समन्वय जहां पर सहयोग की भावना के साथ बनाया कर रखा जा सकता है तो वहीं पर उसमें अनुशासन का प्रयोग भी किया जाता है। अनुशासन की प्रक्रिया को अपनाते हुए समन्वय बनाया जाए। इसी के साथ साथ जो सहयोग प्राप्त करना है कि इसमें जो नेता है वह अपने जो उसके साथी हैं उनसे वह सहयोग प्राप्त करे, क्योंकि प्रशासनिक संगठन में किसी एक के द्वारा या कुछ व्यक्तियों के द्वारा लक्ष्यों को प्राप्त करना संभव नहीं
नहीं है, लक्ष्य बड़े होते हैं, उद्देश्य अधिक होते हैं, संगठन बड़ा होता है, तो ऐसे परिस्थितियों में एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करते हुए ही संगठन के लक्ष्यों को प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। अधीनस्थों की जो भावनाएं हैं उनको भी समझना चाहिए कि जो व्यवहारवादी उपागम बल देते हैं कि जहां पर जो उनके अधीनस्थ हैं उनको किस प्रकार से वह प्रभावित करता है। प्रभावित करने का एक माध्यम है कि चूंकि नेता के पास में जो प्रशासनिक सत्ता होती है उसके माध्यम से वह प्रभावित करे, जबकि दूसरा है कि वह अपने व्यवहार के माध्यम से अपने अधीनस्थों को प्रभावित करे, अपनी कार्य प्रणाली से प्रभावित करे, उनकी भावनाओं को समझे। कर्मचारी केंद्रित व्यवहार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संगठन की सफलता अगर हम कहें, वह कर्मचारियों को किस प्रकार से स्थान देता है, उनकी भावनाओं को स्थान देता है, डिसीजन मेकिंग में उनको स्थान प्रदान करता है, इस बात पर बहुत कुछ सीमा तक निर्भर करती है। अपने जो साथी हैं, जो अपने अधीनस्थ हैं, उनके साथ बेहतर संप्रेषण बनाकर रखें, क्योंकि जब बेहतर संप्रेषण बना रहेगा, बेहतर संचार रहेगा, लोगों के बीच में समन्वय बनाने के लिए संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जो संप्रेषण की प्रक्रिया है उसको निरंतर बनाकर रखा जाए, उसे नेतृत्व प्रदान किया जाए, संगठन के प्रति निष्ठा स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि जहां पर उसके अधीनस्थों को, साथियों को ये महसूस होगा कि उनका जो नेता है वह संगठन के प्रति निष्ठावान है, उसके लक्ष्यों के प्रति उसमें डिवोशन है, वह उनको प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है, वह अपने संगठन में अपना जो उसने उसके पास अनुभव है उसका 100% देता है, उनको मोटिवेट करता है, लक्ष्य प्राप्ति में सबका सहयोग प्राप्त करता है, बेहतर तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से समन्वय बनाए रखता है, उन्हें मोटिवेट करता है, उनकी भावनाओं को समझता है, उनके जो कार्य करने से या कार्य लेने का जो तरीका है वह लोकतांत्रिक है। जब इस प्रकार की नेतृत्व के प्रदान किया जाता है संगठन में, तो निश्चित रूप से जो प्रशासनिक संगठन है उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, वह लक्ष्य प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ता है और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होता है। और वही जो परिभाषा मैंने आरंभ में कही है, जो बात मैंने आरंभ में कही है कि जो सफलता है किसी भी संगठन की, वह उसकी नेतृत्व के ऊपर निर्भर करती है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।